Hello, ladies and gents. PFRDA has come out with the notification to hire 14 grade A assistant managers, and I have worked at PFRDA for close to around 4 years. I joined them in August 2017 and recently quit in May 2021 to pursue my full-time MBA from ISB Hyderabad. Find out why. I have made a video on that, and I thought that it might be a good idea to make a video on PFRDA with the aim of giving you a broad overview, जिससे कि आप एक थोड़ा सा और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ. तो PFRDA इज़ इज़ अ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड इट रेगुलेट्स pension sector. At least that was what the government's view was, but currently PFRDA is regulating, administering and working for development of NPS, National Pension System, and is working for the development and administration of APY, which is Atal Pension Yojana. इनके अलावा PFRDA is not really regulating any other pension scheme product, or it's not really an industry regulator, so to say, but the act does give power to PFRDA to regulate any other pension scheme or product not regulated by any other regulator, right? तो इस वक्त ये है कि देर मे बी सम रेगुलेटरी लैकूना, कुछ गैप्स होंगे विच PFRDA इज़ ट्राइंग टू कवर, और वो शायद PFRDA की पावर को और बढ़ा दें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और बढ़ा दें. तो PFRDA एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में है, इट्स शेड्यूल्ड फॉर एन अमेंडमेंट, and let's see how it pans out, but right now this is what PFRDA's responsibility is. तो 2004 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NPS पे शिफ्ट हुई, उस टाइम न्यू पेंशन स्कीम था इसका नाम, फिर न्यू पेंशन सिस्टम हुआ, फिर नेशनल पेंशन सिस्टम हुआ. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को अश्योर करना चाहती थी कि भाई ये जो पैसा कटेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, उस टाइम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही थे जो NPS के पार्ट थे, तो जो पैसा कटेगा उसका मैनेजमेंट ठीक से होगा. कैसे होगा? एक फाइनेंशियल हम रेगुलेटर बना देंगे, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बना देंगे जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंट होगा. वो ओवरसी करेगा कि ये सिस्टम ठीक से चल रहा है, पैसे ठीक से कट रहे हैं, पैसे ठीक से मैनेज हो रहे हैं, पेंशन ठीक से मिल रही है, एन्युटी. तो वो बिल पास होते होते बहुत देर लग गई थी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मीनवाइल NPS चालू कर दिया था, फंड वगैरह काटने भी शुरू कर दिए थे, और एक इंटरिम PFRDA चालू कर दिया था. तो चल तो पहले से रहा है, आई थिंक 2008 और समथिंग अराउंड दैट, बट जो बिल है वो बहुत देर बाद पास हुआ. आई थिंक 2013 या 14 में पास हुआ था. तो PFRDA इज़ अ प्रीटी यंग रेगुलेटर ऐसे देखा जाए तो, बट IBBI एंड NFRA आर इवन यंगर. तो not really old, young and not huge. 60-70 एम्प्लॉयज़ हैं, 60-70 मे बी अराउंड दैट. तो बहुत बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है. एक ही ऑफिस है दिल्ली में, अभी कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में है. शिफ्ट कर सकते हैं अपना ऑफिस, बट PFRDA एक्ट में ये दिया हुआ है कि द हेड ऑफिस हैज़ टू बी इन दिल्ली NCR. तो दिल्ली NCR के बाहर कहीं हेड ऑफिस जाएगा नहीं, एंड और कोई ऑफिस है नहीं अभी इंडिया में PFRDA का, और नियर फ्यूचर में होगा भी नहीं, बिकॉज आई थिंक ज़रूरत भी नहीं है. एक्चुअली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ द सेक्टर, क्योंकि इंडस्ट्री रेगुलेटर है. सो इफ़ द इंडस्ट्री ग्रोज ट्रिमेंडसली, रेगुलेटर ग्रोज ट्रिमेंडसली. सो बट राइट नाउ तो दिल्ली में ही है. तो फंक्शंस क्या हैं? जस्ट लाइक एनी फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी, PFRDA ऑल्सो हैज़ मेन 3 टाइप्स ऑफ पावर्स. 1, एग्जीक्यूटिव, कि दे हैव एग्जीक्यूटिव पावर टू एडमिनिस्टर रेगुलेशंस. तो विच ब्रिंग्स अस टू सेकेंड, रेगुलेटरी पावर्स, विच इज़ द लेजिस्लेटिव पावर. तो दे मेक रेगुलेशंस, कि आपको ये ब्रॉड जो हैं रूल्स काइंड ऑफ कह सकते हो, इसके अंदर आपको चलना है, इसके अंदर यू हैव टू कंडक्ट योर बिजनेस, दैट्स हाउ यू सेट अप योर बिजनेस, दैट्स हाउ यू डू योर एक्टिविटीज़. वो रेगुलेटरी पावर है. एंड थर्ड इज़ जुडिशियल पावर, क्वाज़ी जुडिशियल पावर, जो है कि you can penalize intermediaries, you can adjudicate, आप डिस्प्यूट्स हैंडल कर सकते हो. अगर किसी इंटरमीडियरी को आपने PFRDA ने पेनल्टी लगाई तो वो
कंप्लेंट कर सकता है कि दिस इज़ अनफेयर। सो PFRDA का एक जो पार्ट है वो एडजुडिकेशन भी करता है एंड देखता है कि फेयर एंड स्क्वायर हो रहा है सब कुछ। तो ये 3 मेजर फंक्शंस हैं और ये हर फाइनेंशियल रेगुलेटर के पास होते हैं। दैट्स व्हाट मेक्स फाइनेंशियल रेगुलेटर्स यूनिक, क्योंकि इनके पास स्टेट की तीनों आर्म्स की पावर है। लेजिस्लेटिव पावर भी है क्योंकि रेगुलेशन बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर भी है क्योंकि उन रेगुलेशंस को एडमिनिस्टर करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, कंप्लायंस इंश्योर कराते हैं, और जुडिशियल पावर भी है, पेनल्टी लगाते हैं, जो डिस्प्यूट्स हैंडल करते हैं, राइट। और PFRDA के पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शन। तो PFRDA के नाम में ही D है, डेवलपमेंट। सिमिलरली IRD के नाम में भी D है, डेवलपमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि RBI बैंकिंग सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करता, फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए भी काम करता है, बैंकिंग सेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। बट PFRDA लाइक पेंशन और इंश्योरेंस, क्योंकि इतनी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में, ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है, इंश्योरेंस की तो फिर भी है, पेंशन की तो बहुत ही कम है। तो गवर्नमेंट ने ये एक स्पेशल आपको दिया हुआ है गाइडेंस कि आपको डेवलपमेंट के लिए भी काम करना है। सो प्रमोशन एंड डेवलपमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है PFRDA का। देन फाइनली देयर आर सम सपोर्ट फंक्शंस, सपोर्ट डिपार्टमेंट्स जो हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। HR होता है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, IT होता है, रिसर्च पॉलिसी विंग वगैरह हो सकते हैं, ऑडिट, इंटरनल ऑडिट वगैरह होते हैं। तो ये 5 मेजर काम है PFRDA के, और डिपार्टमेंट्स भी ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड हैं PFRDA में, और किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर में ऐसे ही होंगे, एटलीस्ट जो उनका फाइनेंशियल रेगुलेटरी वाला जो काम है। RBI के तो बहुत सारे काम हैं, उनके और दूसरे भी होते हैं, बट लेट्स से IRD है तो उनका ऐसे ही होगा। कमिंग टू हायरार्की, अगेन PFRDA follows the same hierarchy which is standard across financial sector regulators. You have grade A, AMs, you have managers, then AGMs, then DGMs, GMs, then CGM, and then ED, and then comes the board. The board is headed by chairman PFRDA. We have law में there are 3 whole time members जिनकी रैंक एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होती है, एंड आई थिंक देयर आर 2 और 3 पार्ट टाइम मेंबर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं या उनके इक्विवेलेंट होते हैं, तो वो पार्ट टाइम बोर्ड मेंबर्स होते हैं। तो दिस इज़ द PFRDA बोर्ड। तो गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने सारी पावर्स एक्चुअली PFRDA बोर्ड को दी हुई हैं, ठीक है। दिस इज़ द अथॉरिटी, द बोर्ड। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बिल्कुल बोर्ड के नीचे काम करते हैं, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द डिसीजंस टेकन बाय द बोर्ड। तो EDs को कुछ HODs रिपोर्ट करते हैं, सो दे EDs हैंडल मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। GM और CGM जो होते हैं दे कैन बी HODs, some CGMs can also handle multiple departments, but overall like they are HODs। तो अभी क्या है कि 60-70 लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें 6-7-10 लोग से ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट बहुत बड़े बड़े हैं, अनलाइक RBI जहाँ पे एक डिपार्टमेंट में ही 200-300 लोग होंगे, या एक स्टेट में जो RO होते हैं उनके रीजनल ऑफिसेज, दे आर हेडेड बाय GM CGM रैंक ऑफिसर। तो दैट्स हाउ इट इज़। प्रमोशनल एस्पेक्ट्स में क्या है, आई थिंक फैंटास्टिक, इससे बेटर प्रमोशन इससे जल्दी प्रमोशन शायद कहीं नहीं मिलेंगे किसी भी सरकारी नौकरी में, एक्सेप्ट मे बी बैंक्स, और कहीं नहीं मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे जो बैचमेट्स हैं जिन्होंने 2017 में ज्वाइन करा था अगस्त में, दे आर ऑलरेडी लाइक लास्ट मंथ, आई थिंक लास्ट मंथ दे बिकेम मैनेजर्स ग्रेड बी। तो 4 साल के अंदर प्रमोशन हो गई है, एंड अगली प्रमोशन भी अराउंड 4 साल तक हो जाएगी। तो आप AGM बन जाओगे 8 साल के अंदर। तो 4 years, मतलब यू डू गेट एलिजिबल इन 3 years, बट होते होते 4 साल लग जाते हैं, विच इज़ फैंटास्टिक। आई थिंक RBI में एक आप ऑल्दो आप ग्रेड भी ज्वाइन करते हो, जो आपकी सैलरी वगैरह होती है, पर्क्स होती है, वो ग्रेड A से बहुत ज़्यादा नहीं होता। सो इट इज़ लाइक अ स्लाइटली डिफरेंट हायरार्की इन RBI। नेम सेम है बट थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। प्लस आपके प्रमोशंस भी 7 to 9 years में हो रहे हैं अब B to C में। 7 तो मतलब मिनिमम है, 9 है एवरेज आई थिंक नाउ। बाकी SEBI, IRD और PFRDA में सेम है द हायरार्की, एंड द बेनिफिट्स, पेज, पे, पर्क्स, अलाउंसेस एट्सेट्रा वो भी बहुत सिमिलर हैं। PFRDA एंडेवर्स की वो SEBI के बेनिफिट्स को मैच करे, वही उनका वो रहता है, मतलब बेंचमार्क वो है।
तो मोर और लेस वही रहेगा, थोड़ा बहुत डिसिमिलैरिटी तो होती हैं, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंसेस तो रहेगा ही रहेगा, बट मोर और लेस। तो क्या होता है कि आई थिंक ग्रेड ए जो आज की डेट में दे गेट अराउंड 1 लाख रुपीज़ पर मंथ इन हैंड कैश, इंक्लूडिंग ऑल द अलाउंसेस, सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस एट्सेट्रा वो सब का मिला के एक महीने में 1 लाख अराउंड आ जाता है। एंड द बिग अजम्पशन हेयर इज़ दैट आप टैक्स ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, जितना टैक्स बचा सकते हो उतना बचा रहे हो, HRA को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, और आप 4 व्हीलर ले रहे हो। तो 4 व्हीलर अगर आपके नाम होगा तो आपको पेट्रोल अलाउंस मिलेगा, 4 व्हीलर नहीं होगा तो आपको कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। तो जो पेट्रोल अलाउंस है वो कन्वेंस अलाउंस से काफ़ी ज़्यादा है। तो इफ़ यू हैव गॉट अ 4 व्हीलर यू विल गेट द पेट्रोल अलाउंस, एंड वही मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। बाकी कुछ और CTC की अगर मैं बात करूँ तो CTC क्या होता है कि CTC में आपके सारे जो भी बेनिफिट्स अलाउंस वगैरह होते हैं, कई कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं, पर्क्स वगैरह, जो 2 साल में एक बार मिलते हैं या 4 साल में एक बार मिलते हैं। तो CTC में क्या होता है, उसकी जो एक एनुअल वैल्यू है, लेट से अगर आपको कोई अलाउंस लेट से 1 लाख रुपये है जो आपको हर 4 साल में मिलता है, तो जो प्रो रेटा अमाउंट है एक साल का वो 25,000 है, तो आपकी CTC में वो 25,000 ऐड हो जाएगा। तो CTC इज़ दैट फिगर। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन CTC एंड इन हैंड, राइट। बाकी सारे स्टैंडर्ड जो आपके LFC वगैरह होते हैं, ब्रीफ केस अलाउंस, वो सब है, दैट इज़ देयर। स्टडी लीव या सबैटिकल पॉलिसी जब तक मैं था तब तक तो कोई फॉर्मल ऑफिशियल नहीं थी, अभी आ गई होगी तो पता नहीं है, आ जाएगी होपफुली। दे वर ऑल्सो वर्किंग ऑन सम अदर अलाउंसेस, बेनिफिट्स, कि अगर आपने कुछ हायर एजुकेशन करी या लेट्स से CFA या FRM कुछ करा तो आपको कुछ और इंसेंटिव दिया जाए या आपको उसका रीइंबर्समेंट दिया जाए। मे बी गोइंग फॉरवर्ड वो चीज़ें आ जाएँ, बहुत अच्छी बात है, मतलब आ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, आनी ही चाहिए, बट जब तक मैं था तब तक नहीं थे, ठीक है। करियर प्रॉस्पेक्ट्स मैंने आपको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बताई दिया है यार कि क्या है। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि PFRDA में दिस इज़ द थर्ड रिक्रूटमेंट दैट्स हैपनिंग फ्रॉम द ओपन मार्केट थ्रू अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। फर्स्ट हुई थी हमारे टाइम में जो 2017 में हुई थी, 17 AMs की रिक्रूटमेंट हुई थी, फिर लास्ट ईयर हुई थी 4 AMs की, एंड देन नाउ। उससे पहले की जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से नहीं हुई हैं, वो आई थिंक रिज्यूमे बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग थी, एंड देन अ GD इंटरव्यू, एंड देन दे गॉट सिलेक्टेड। तो ऐसा कोई एक डायरेक्ट रिक्रूट ग्रेड A ऑफिसर नहीं है जो बहुत सीनियर हो, तो इट इज़ लेफ्ट टू बी सीन कि ग्रेड A ऑफिसर्स PFRDA में कहाँ तक जाते हैं। इफ़ SEBI, IRDA, RBI आर एनी एग्जाम्पल्स, तो कुछ लोग जाएंगे टॉप तक, बोर्ड तक। RBI में 2 डिप्टी गवर्नर्स फिक्स होते हैं कि ग्रेड B ऑफिसर जो हैं वो डिप्टी गवर्नर्स बनेंगे। SEBI में शायद अभी रिसेंटली 2 या 1 या 2 WTM बने हैं जो हु जॉइंड SEBI एज ग्रेड A ऑफिसर्स। IRD आई एम नॉट श्योर। तो PFRDA में लेट्स सी, बट ED फॉर श्योर यू कैन बिकम। बोर्ड इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। तो क्या होता है, नाउ आई टॉक अबाउट करियर प्रॉस्पेक्ट्स आउटसाइड PFRDA। तो देयर आर 2 वेज। एक, आप डेपुटेशंस पे जा सकते हो, गवर्नमेंट बॉडीज़ में, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ में भी, और दूसरी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, दूसरे रेगुलेटर्स होते हैं, वो सब अपनी पोस्ट निकालते रहते हैं डेपुटेशन के लिए, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बट उसके लिए एक सर्विस क्राइटेरिया होता है, कुछ मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस होनी चाहिए आपकी, तभी आप एलिजिबल होते हो। तो एक इशू यहाँ पर ये भी आता है कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत, तो आपको इजीली जाने भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि खुद का काम भी करना है, राइट। बट एज़ द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज तो शायद ये और डेपुटेशन पे जाना और इजी हो जाए। गए भी हैं 1-2 लोग, एक सीनियर ऑफिसर गए थे यहाँ से NFRA में, जो नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो बट इन्विटेशंस आते रहते हैं। IBBI जब था तब आया था, NFRA आया था, IFSCAI जब बना था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो बना था, तब उन्होंने भी इनवाइट करा था। सो वो एक ऑप्शन है। देन यू कैन ऑल्सो लाइक ट्राई टू स्विच टू द इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्री में जा सकते हो कि मेरे को रेगुलेटर में काम नहीं करना, मेरे को तो इंडस्ट्री में काम करना है। तो इंडस्ट्री क्या है, पेंशन सेक्टर है, बट काफ़ी अलग अलग रोल्स हैं। तो क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रमोशन एंड डेवलपमेंट वाले एंगल से देखें तो बहुत सारे बैंक्स, NBFCs वगैरह, ये जो लोग हैं ये NPS को डिस्ट्रीब्यूट करने में लगे हुए हैं, बेसिकली सेल कर रहे हैं।
सो मार्केटिंग सेल्स वाला जो काम है वो एक इंडस्ट्री अलग है। फिर जो कोर जो काम है, जो फंड मैनेजमेंट का काम है, पैसा आता है एनपीएस के अंडर, उसको आपको इन्वेस्ट करना होता है मार्केट्स को। वो पेंशन फंड मैनेजर जो हैं, कंपनीज़ हैं, वो इन्वेस्ट करती हैं। सो यू माइट थिंक कि मेरे को फंड मैनेजमेंट में जाना है तो वहाँ जा सकते हैं। एन्युटी भी इशू की जाती है एनपीएस के, जो जब रिटायर होते हैं लोग या जब एग्जिट करते हैं तो एन्युटी इशू की जाती है, पेंशन। तो वो जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज करते हैं। तो दैट दिस इज़ ऑल्सो वन एरिया। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम या वट एवर द रियलिटी इज़ दिस कि इन नॉट जस्ट इन पीएफआरडी, इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलेटरी बॉडी, कि जब आप जूनियर लेवल पे होते हो तो यू डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस एंड यू डोंट हैव ऑपरेशनल एक्सपीरियंस एट ऑल, तो तब ये वाला रूट उतना फीजिबल शायद ना हो। बट एज योर एक्सपीरियंस ग्रोज, यू बिकम मोर सीनियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होता है, देन दीज कंपनीज, द इंडस्ट्री स्टार्ट्स वैल्यूइंग योर वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको एक ब्रॉड लेवल का ओवरव्यू होता है पूरे सेक्टर का, इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। क्योंकि आपके पास आप सब देख रहे हो, नॉट जस्ट वन कंपनी, आप बहुत सारी कंपनीज देख रहे हो, या आपको बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में पता है। फिर आपके कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, आपने इतने सीनियर लेवल पे पहुंच गए हो, इतने आपके गवर्नमेंट में कॉन्टैक्ट्स होंगे, दूसरे रेगुलेटर्स में कॉन्टैक्ट्स होंगे, कंपनीज में होंगे। सो देन दीज कंपनीज वैल्यू यू मोर रादर देन एट अ जूनियर लेवल। तो उसमें ये एक लिमिटेशन है अगर आपको इंडस्ट्री में स्विच करना है। बट डेफिनेटली इंडस्ट्री रेगुलेटर है तो इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट जो कंपनीज़ हैं, कॉर्पोरेट हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन बना ही रहेगा, राइट। इट्स नॉट अ सरकारी डिपार्टमेंट कि आप आइसोलेशन में बैठे हुए हो। आपको इन कंपनीज के साथ काम करना ही पड़ेगा, लाइक यू आर देयर फॉर देम एंड दे आर देयर फॉर यू, ऐसे सिनर्जी में काम करना पड़ेगा। सो दिस इज़ प्रेटी मच इट। टू समराइज, आई टॉक्ड अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पीएफआरडी, क्या क्या कैसे कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, क्या मोटा मोटा क्या काम होता है, कैसे होता है। टॉक्ड अबाउट द हायरार्की जो है, टॉक्ड अबाउट द प्रमोशनल आस्पेक्ट्स, आई टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट ग्रेड्स जो हैं, pays and allowances, benefits, career prospects. Maybe I would want to take 2 minutes to cover a normal day in a life of an AM, and not just AM, like AM manager, AGM let's say. तो क्या है कि जो काम है AM से जब मैं मैनेजर बनता हूँ तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि इट्स नॉट लाइक अ बैंक, इट्स नॉट लाइक एन इंश्योरेंस कंपनी कि आपका लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। येस, यू आर इन अ वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स ओन राइट, बट पावर एक सीट में एक्यूमुलेटेड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस नहीं है कि एक बंदा है उसके पास सारी पावर है, एक बोर्ड है, अथॉरिटी है, उसके पास सारी पावर है और उसके अंडर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल रेगुलेटर्स में ऐसे ही होता है, यू विल बी वन पार्ट ऑफ दैट बिग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे आप मान लीजिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो या कस्टम्स इंस्पेक्टर बन जाते हो या IR ऐसे कुछ ऐसे बन गए, तो आपके पास पावर डे 1 से आ जाती है, लेट से, राइट, बिकॉज वो सीट पोजीशन ड्रिवन पावर है। बट जहाँ पर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, एक बड़े डिपार्टमेंट हायरार्की में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर यू आर एट द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द लैडर, राइट, यू आर जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो ये एक्सपेक्टेशन लेके मत आइए कि हम तो अब ग्रेड A ऑफिसर बन गए हैं, हम असिस्टेंट मैनेजर हैं या मैनेजर हैं, तो हमारे पास बहुत पावर है। सो इट विल हेल्प यू इन सेटिंग द एक्सपेक्टेशन स्ट्रेट, बट सो यू विल बी पार्ट ऑफ इट, राइट। जो नोट्स होंगे, जितने भी ऑफिशियल नोट्स होंगे, वो आपसे इनिशिएट होंगे, यू विल बी द ओरिजिनेटर ऑफ दोज नोट्स, राइट। आपको ही सारा एनालिसिस करना होगा, आपको ही सीनियर लोगों से बहुत बार जाके बात करनी होगी, उन्हें समझाना पड़ेगा, उनसे समझना पड़ेगा क्या इशू है। आपको दूसरे बिजनेस इंटरमीडिएरी से कई बार बात करनी पड़ेगी, आपको दूसरे डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी। तो AM मैनेजर AGM काम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, सैलरी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। AMs डोंट रिपोर्ट टू मैनेजर्स, सम AMs डू रिपोर्ट टू AGMs, नॉट ऑल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट्स में पूरी हायरार्की हो, क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो बट येस, वंस यू बिकम अ DGM, फ्रॉम AGM यू बिकम अ DGM, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है और आपकी सैलरी भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, और आप एक मिड मैनेजमेंट लेवल में आ जाते हो। आपको एक तरफ सीनियर मैनेजमेंट को भी संभालना है और आपको जूनियर लोगों को भी संभालना है, एंड यू ऑल्सो हैव टू मेंटर एंड कोच पीपल, यू ऑल्सो हैव टू बी कोच्ड टू अज्यूम सीनियर रोल्स इन द फ्यूचर। तो AM मैनेजर AGM तक जो प्रमोशंस है वो काफ़ी स्मूथ हैं, कोई ज़्यादा ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली है।
पिरामिड भी जो है ठीक है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद थिंग्स बिकम कॉम्पिटिटिव एंड मेरे को उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ऑब्वियसली इट बिकम्स कॉम्पिटिटिव, राइट। अनलाइक सिविल सर्विसेज जहाँ पर जो है फिक्स्ड टाइम पे आपकी प्रमोशन होनी है, ऐसा नहीं है। AGM तक आप बोल सकते हो, उसके बाद कम्पिटिटिव आ ही जाता है। फॉर एग्जांपल मिलिट्री, वहाँ पर हर बंदा नहीं बनता लेफ्टिनेंट जनरल या वट एवर। सो इट इज़ वेरी नॉर्मल टू हैव, और ये चीज़ RBI में भी है, ये चीज़ SEBI में भी है, रेगुलेटर्स में है, ये चीज़ बैंक्स में भी होती है, इंश्योरेंस कंपनीज में भी होती है, ठीक है। सो दैट्स प्रिटी मच इट। नाउ मे बी 2 minutes आई टॉक अबाउट कि ये जॉब किन लोगों को अच्छी लगेगी और किन लोगों को शायद अच्छी ना लगे। जिन लोगों को दिल्ली पोस्टिंग चाहिए या सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ करियर दिल्ली में बिताना है, जिन लोगों को एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जिन लोगों को पे अच्छी खासी चाहिए, और जिन लोगों को डिसेंट वर्क कल्चर चाहिए, बहुत अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, राइट, और जिन लोगों को इंडस्ट्री से भी थोड़ा कनेक्टेड रहना है, यू नो, थोड़ा फाइनेंशियल सेक्टर में उनको थोड़ा अच्छा लगता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जॉब है। बट जिन लोगों को थोड़ी ग्रोथ चाहिए ज़्यादा, या जिन लोगों को लगता है कि मैं ज़्यादा काम करूँगा, आई एम मोर एबल, तो मेरे को उसकी रिकग्निशन मिले, मुझे वो मिले, तो दिस ऑल्सो अप्लाइज टू एनी गवर्नमेंट ऑफिस एक्चुअली, नॉट जस्ट PFRDA। वो लोग ना आए, दे विल गेट डिसअपॉइंटेड। जिन लोगों को मे बी ऐसा लगता है कि जो लोग जल्दी बोर हो जाते हैं एक काइंड ऑफ काम से, या एक तरह की इंडस्ट्री में काम करके, एक तरह के रोल में, एक तरह के प्रोडक्ट से डील करके जो लोग बोर हो जाएंगे, वो ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली 1 or 2 प्रोडक्ट्स आर देयर ओनली। और एक बार आपकी पोस्टिंग हो गई तो उसके बाद फिर जो ट्रांसफ़र्स हैं होंगी डेफिनेटली एज़ पर पॉलिसी। आप एक टाइम से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, यू विल डेफिनेटली गेट ट्रांसफर्ड आउट। बट जब तक आपकी ट्रांसफ़र नहीं होती 3-4 साल, मे बी टिल द नेक्स्ट प्रमोशन, तब तक आपको वही काम करना पड़ेगा इन ऑल लाइकलीहुड। मैं थोड़ा लकी रहा हूँ कि मेरी 4 साल में एक बार ट्रांसफ़र भी हो गई, और फिर दूसरी पोस्टिंग के अंदर भी मेरे को एक एडिशनल वर्क स्ट्रीम मिल गई थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा फ्लेवर देखा है दूसरे कामों का। तो आई हैव बीन लकी इन दैट वे। मेरे कुछ पीयर्स हैं, ज़्यादातर पीयर्स जो हैं वो उसी डिपार्टमेंट में वही काम कर रहे हैं अभी तक भी, राइट। तो अगर आपको लगता है आप जल्दी बोर हो जाएंगे, ऐसे मत आइए, क्योंकि पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स आपके हाथ में नहीं रहने वाली, वो रैंडम हो सकती हैं। हो सकता है आपको बेकार काम मिल जाए स्टार्टिंग में, आपको मज़ा ना आए, हो सकता है आपको बहुत अच्छा काम मिल जाए स्टार्टिंग में, फिर जब आपको बाद में कम अच्छा काम करने को मिलेगा, देन यू माइट नॉट फील गुड। तो ये है मोर और लेस। या थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट।